आज के इस वीडियो में हम लोग अम्ल भस्म लवण का ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर NaCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा अम्ल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं आपको, समझिएगा। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल जिस विलयन का pH मान 7 से कम हो उसे अम्ल बोलते हैं। एक तरीके ये हो गया। ऐसे ही बोल सकते हैं इसको हम कि जिस विलयन का मतलब कि स्वाद खट्टा हो उसे अम्ल बोलते हैं। या अगर आर्हेनिक द्वारा बोला जाए तो आर्हेनिक द्वारा अम्ल की परिभाषा ये होगी कि वैसा विलयन जो जल में घुलकर OH आयन देता है, मतलब कि H+ आयन देता है, उसे हम लोग बोलते हैं अम्ल। क्या बोलेंगे उसको? अम्ल। H+ आयन दिया तो अम्ल, OH दिया, अगर OH- दिया तो उसको बोलेंगे भस्म। चलिए तो बात करते हैं हम लोग आगे। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर NaCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा Na2CO3 सोडियम डाइसोडियम ऑक्साइड, है ना। अगला सवाल देते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक हल्दी है। प्राकृतिक सूचक हल्दी है। अगला सवाल देखते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होना चाहिए? तो अम्लीय वर्षा का pH मान जो होता है वो 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम होता है। आगे देखते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार जो होते हैं वो आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं लवण और जल। एक एग्जांपल समझते हैं। ये आपका हो गया क्षार, ये NaOH क्षार और प्लस HCl ये हो गया अम्ल। तो ये यहाँ से OH और H मिलके H2O मुक्त करेगा। यहाँ से क्या करेगा? H2O मुक्त करेगा और बनेगा क्या? Na और Cl। क्या बनेगा? Na और Cl। तो ये NaCl जो हुआ ये लवण हुआ। आपका क्या हुआ? लवण। तो इसको बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण किया। और जब भी बोले कि उदासीनीकरण किया क्या है तो बोलिएगा अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे देख लीजिए NaOH प्लस HCl ये हुआ भस्म और ये हुआ आपका लवण, अम्ल। तो अम्ल और भस्म मिल के क्या बनाया? लवण और जल। तो अम्ल और क्षार को भस्म बोलते हैं, है ना। अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर लवण। क्या हो जाएगा? लवण प्लस जल बनाते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल है, सिरका निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जब आपको बताया गया होगा कार्बन का नामकरण तो उसमें बताया गया होगा एसिटिक अम्ल किसको बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल को बोलते हैं एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, है ना। एसिटिक अम्ल हुआ ये, है ना। एसिटिक अम्ल जो कहाँ पाया जाता है? सिरका में। कहाँ पाया जाता है? सिरका में। आगे बात करते हैं हम लोग। निम्न में कौन भस्म नहीं है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो निम्न में NaCl भस्म नहीं है। NaCl जो है लवण है। अभी जस्ट हम बात किए हैं कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया क्या बनता है? लवण और जल। तो हम लोग एक अभिक्रिया देखे थे, उस अभिक्रिया में NaCl मिला था हमको। ठीक है, तो NaCl क्या है? ये लवण है, भस्म नहीं है ये। ठीक है, और कभी कभी बोलेगा NaCl ये साधारण नमक का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, कभी कभी बोला जाएगा कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो NaCl। क्या होता है? NaCl, है ना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया करता है? तो CO2 गैस जो है वो चूने के पानी को दुधिया करता है। CO2 गैस। अम्ल का pH मान कितना होता है? अभी जस्ट हम बताए हैं कि अम्ल का pH मान, आप ध्यान से रखिए, अम्ल का pH मान 7 से कम हुआ, 7 से कम हुआ तो वो हो जाएगा अम्ल। 7 से अधिक हुआ तो वो हो जाएगा भस्म। 7 से अधिक हो जाएगा तो भस्म। और 7 रहेगा तो इसको बोलेंगे सर ये है उदासीन विलयन। उदासीन विलयन 7 रहे तो उदासीन विलयन। और ध्यान रखिएगा शुद्ध जल का pH मान 7 होता है और उदासीन विलयन से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। और जिस विलयन से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे बोलते हैं हम लोग विद्युत अपघट्ट, और जिससे नहीं होता उसे बोलते हैं हम लोग विद्युत अनपघट्ट। जैसे आप अगर लेते हो एल्कोहल का विलयन, यूरिया का विलयन, ग्लूकोज का विलयन, तो उससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। उस विलयन से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे विद्युत अनपघट्ट, है ना। और जिस विलयन का pH मान 7 से कम हो उसे बोलेंगे अम्ल, 7 से अधिक हो तो भस्म, और 7 हो तो बोलेंगे उदासीन विलयन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? उदासीन विलयन। तो यहाँ बोला गया है अम्ल का pH मान 7 से कम होगा। अम्ल का pH मान 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अगला सवाल है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो पहले बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल, ये सवाल इसमें और आएगा है, ठीक है, कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है आपका मेथेनोइक एसिड। क्या होता है इसका? मेथेनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, HCOOH इसका फॉर्मूला होता है। ये आपको आगे भी कभी कभी काम देगा, ध्यान में रखिएगा इस फॉर्मूला को, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, और यही अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। और इसका नाम फॉर्मिक क्यों पड़ा? क्योंकि चींटी का जो नाम होता है रेड आंट का, वो लैटिन भाषा में क्या होता है? फॉर्मिका या फॉर्मिकस, उसी से इसका नाम पड़ा फॉर्मिक अम्ल। ये हुआ इसका IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। देखते हैं हम लोग आगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हुआ? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2। इसी को जब गर्म करते हैं 120 डिग्री तक, तब जाके मिलता है हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला सवाल है सल्फेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये कॉमन नाम, ये बार बार नहीं पूछा था सवाल, लेकिन जब पूछेगा तो आप घबरा जाएगा, क्योंकि आप जब बार बार पढ़े क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पढ़ाया क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन ये सवाल भी है अर्धहाइड्रेट और हेमीहाइड्रेट, है ना। हेमीटाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ध्यान से रखिएगा इसको, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ ठीक है। आगे बात करते हैं, समझिएगा। अग्निशामक में किस सोडा अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, NaHCO3। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं धोने का सोडा का, धोने के सोडा का प्रयोग करते हैं जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। आगे बात करते हैं हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप ध्यान में ऐसे भी रखो, अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूला तो भी ध्यान में रखो। पोटेशियम का क्या होता है? K होता है। अब इसमें देख लीजिए K किस में है, सो है ना, K किस में है, तो यहाँ पे देख लीजिए पोटेशियम नाइट्रेट। और वैसे भी NO3 जहां भी लग जाए वो नाइट्रेट हो जाएगा। जैसे अगर आपका लग गया सोडियम में सोडियम नाइट्रेट, लग गया आपको पोटेशियम में पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होगा Na2CO3 × 10H2, Na2CO3 × 10H2। ये किधर गया? ये रहा आपका Na2CO3 × 10H2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है ना। आगे बात करते हैं हम लोग। हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिसका pH मान 1.0 के आसपास होता है। अगर 1.0 से बढ़ा, मतलब पेट की अम्लता बढ़ा, तो हमें अपच गैस्ट्रिक जैसी समस्या होती है, जिसको दूर करने के लिए हम लोग एक भास्मिक दवा लेते हैं। हमारे पेट में क्या है? अम्ल है, बाहर से क्या लिए? भस्म। अम्ल भस्म सभी क्या बनाया? लवण और जल बनाया। तो हमारे पेट में बनता है HCl, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका pH मान 1.0 के आसपास होता है। अगर 1.0 से बढ़ेगा तो आपकी पेट की अम्लता बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ? अपच की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। जिसको हम लोग दूर करने के लिए एंटासिड नामक दवा का प्रयोग करते हैं हम लोग। आगे देखेंगे, आएगा ऑब्जेक्टिव में। तो हमारे पेट में या उदर होता है, ठीक है, से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? जिसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होगा इसका आंसर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे बात करते हैं हम लोग। चींटी के डंक में और नीटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। तो चींटी के डंक में भी जस्ट बात किए फॉर्मिक अम्ल। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेथेनोइक अम्ल। तो कहाँ है? ये देखिए रहा, है ना, फॉर्मिक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम हुआ, और फॉर्मिक अम्ल जो हुआ उसका कॉमन नाम हुआ। कॉमन मतलब देखिए नामकरण कैसे करते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण हम लोग करते हैं उसके गुण के आधार पर, या उसके स्रोत के आधार पर, वो मिला कहां से है, या किसी वैज्ञानिक के आधार पर जो खोज कौन किया उसका। जैसे आपको बताते हैं कि मेथेन जो है, मेथेन CH4 मेथेन, ये सबसे पहले कहां मिला था? मेथेन मिला था धान के खेत में, सॉरी धान नहीं, दलदली भूमि में। तो दलदली भूमि को इंग्लिश बोलते हैं मार्शी पैलेस, ठीक है। तो मार्शी पैलेस मिला, इसीलिए इसको बोलते हैं मार्स गैस। मेथेन का एक और नाम है, क्या नाम है इसका? मार्स गैस। उसी आधार पर
चींटी को सबसे पहले कहाँ पाया गया? चींटी को ये फॉर्मिक अम्ल को सबसे पहले पाया गया चींटी के डंक में, जो लाल चींटी होता है ना उसके डंक में पाया गया। और लाल चींटी का जो एक नाम होता है, अलग नाम होता है ना, वो होता है आपका फॉर्मिकस या फॉर्मिका। उसी के आधार पर इसका नाम पड़ गया फॉर्मिक अम्ल। क्या पड़ गया? फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का बन गया एक कॉमन नाम हो गया और एक IUPAC नाम होगा। जैसे आपका एक और नाम होगा, घर में एक और नाम होगा और स्कूल में अलग नाम होगा आपका, तो घर वाला नाम को बोलेंगे हम लोग कॉमन नाम, और स्कूल में जो नाम होगा वो आपका IUPAC नाम हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल, इसका फार्मूला होता है HCOH। ठीक है, आगे बात करते हैं लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। आगे देखते हैं टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। हम सब लोग का फेवरेट होता है, अगर सामने में आ गया तो हम लोग वीडियो बना नहीं पाएंगे अभी, है ना। आगे देखते हैं सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सिट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में किस कौन सा है? तो एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 × ½ ये इसका हो जाएगा रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी जस्ट बात की है हम लोग कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं। तो जिप्सम को 120 डिग्री तक सावधानी से गर्म करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × ½ इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? इसका प्रयोग टूटी हड्डी को जोड़ने में, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो मूर्ति होता है उसके ऊपर से इसका लेप चढ़ाया जाता है ताकि वो और चिकना दिखे। ठीक है, तो टूटी हुई हड्डी में मूर्ति के प्रयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है, ये सब इसका प्रयोग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है वो टमाटर है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, ध्यान से रखिएगा। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः कितना होगा? तो आप ध्यान रखो कि जो वैसा मतलब कि एक सूचक होता है, नीले को अगर लाल करे तो वो अम्ल, लाल को नीला करे तो भस्म, नीले को लाल करे तो अम्ल, और लाल को नीला करे तो भस्म। और आपको बताया गया है कि जिस विलयन का pH मान 7 से कम है उसे बोलेंगे अम्ल। क्या बोलेंगे? अम्ल। और जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक है उसको बोलेंगे भस्म। तो यहाँ क्या बोला है देखिए, तो कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो नीला को लाल करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल है। ये क्या है बोली? तो अम्ल है। और अभी जस्ट बात की है हम लोग कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अम्ल। हाँ, यही अगर बोलता कि लाल को नीला करता है, तो लाल को नीला करता है, इसका मतलब क्या हो जाता? भस्म हो जाता, और भस्म के pH 7 से अधिक होता है, तो जो ऑप्शन में 7 से अधिक होता है उसको हम टिक आउट कर लेते हैं, है ना। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? तो अभी जब आप पढ़े होंगे अम्ल भस्म का परिभाषा, तो उसमें बताया गया होगा आर्हेनियस द्वारा, भस्म वह है जो जल में घुलकर OH- आयन देता है। तो आपको जस्ट बोले हैं अभी कि भस्म जो है, भस्म वह लाल को नीला करता है, लाल को नीला करता है, अर्थात OH- हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH-, है ना। ये भस्म का बात किया जा रहा है जो लाल को नीला कर देगा। ठीक है, और अम्ल क्या करेगा? नीले को लाल करेगा। अम्ल क्या करेगा? नीले को लाल करेगा। भस्म क्या करेगा? लाल को नीला करेगा। और भस्म होता कथी है? तो होता ये है कि जल में जब घुलेगा तो OH- आयन देगा वो। ठीक है, आगे बात करते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोला गया है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान, लवण Na2CO3। अब पहले देख लीजिए, यहाँ बोल दिया गया लवण है। क्या है? लवण है। हम क्या बोले हैं कि अम्ल का pH मान कितना होता है? अम्ल का pH मान आपका 7 से कम होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, और भस्म का pH मान 7 से अधिक हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 से कम।
निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है? तो निम्नलिखित में ये हो जाएगा आंसर आपका CaOH होल 2, CaOH होल 2। इसी का प्रयोग हम लोग ये दीवार को पेंट करने में, चूना यूज हुआ आपका, इसी का प्रयोग हम लोग दीवार के पेंट करने में करते हैं। और अभी जस्ट इसके सबसे बड़ा उपयोग करते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विरंजक चून। आपको बोला जाएगा कि विरंजक चून कैसे बनाते हैं, इसके उपयोग को लिखिए। तो आपको लिखना है कि बुझे हुए चूने को, शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करके और उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तब जाके मिलता है हमको विरंजक चून। क्या मिलता है? विरंजक चून। इसका प्रयोग करते हैं हम लोग कीटनाशक के रूप में, कपड़ों के विरंजन में और क्लोरोफॉर्म बनाने में करते हैं इसका उपयोग। कोई दिक्कत है ना? तो ये आपका CaOH होल 2 जो हुआ, ये आपका बुझा हुआ चूना हुआ, जिसका प्रयोग आप लोग घर के पेंट करने में, दीवार में करते हैं ना, ये वही चूना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? अभी जस्ट बात किए हैं, तो देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा CaOH होल 2। आगे देखते हैं। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तब उसका pH मान, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तब उसका pH मान 7 से कम हो जाता है, तब उसका pH मान 7 से कम हो जाता है। आगे बात करते हैं। शुद्ध जल का pH मान, तो शुद्ध विलयन का pH मान 7 होता है और शुद्ध से कम, जैसे कि आपको बोला जाए कि अम्लीय विलयन, एक होता है अम्लीय विलयन, एक होता है भास्मिक। तो अम्ल है तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से क्या होगा? 7 से कम होगा। अब भस्म में 7 से बेसी होगा। और जो उदासीन विलयन है उसको बोलते हैं 7। तो शुद्ध जल होता है ये उदासीन विलयन है, इसका pH मान हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। और इससे ध्यान रखिएगा, शुद्ध जल से धारा प्रवाहित नहीं होता। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। ये सवाल भी आ सकता है कि शुद्ध जल से धारा प्रवाहित होगा? तो नहीं होगा, है ना। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन का प्रयोग करते हैं, वो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, ताकि अम्ल है भस्म सब क्या करेगा? लवण और जल बना देगा। इसीलिए आप अगर देखे होंगे तब पुराने जमाने में जो हमारे पूर्वज थे वो प्रयोग करते नीम के तत्वन का, भाट के तत्वन का। आप देखें भाट समझते हैं, है ना, नीम। उसमें क्या होता है? उसमें पाया जाता है आपका भस्म। क्या पाया जाता है? भस्म। और मेरे मुंह में जो है वो हल्का हल्का मतलब कि पेट की अम्लता के कारण वो भी अम्लीय होता है थोड़ा थोड़ा, जिस कारण से अम्ल भस्म से भी क्या बनेगा? लवण और जल, और फिर हमारा मुंह बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल लवण है? तो प्रबल लवण कौन हो जाएगा? बोली तो प्रबल लवण हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl जो है आपका प्रबल लवण है ना, NaCl। इसको बोलते हैं साधारण नमक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? साधारण नमक। अगर बोलेगा कि साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, तो NaCl। क्या होता है? NaCl। ये हो जाएगा आपका साधारण नमक है। ठीक है, जो सबसे प्रबल है। प्रबल करने का मतलब क्या हुआ? मजबूत, है ना। प्रबल मतलब समझ लो, मत समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि ये क्या करता है? ये कम आयनित होता है, बिल्कुल, है ना। दुर्बल, जैसे प्रबल किसको बोलेंगे? आपको बोलेगा प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो जो जल में घुलकर जल्दी से H+ आयन दे दे, जो जल में आसानी से घुल जाए। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो जो बोले कि जल में घुल जाए, घुल जाए मतलब कि आयनित हो जाए। तो आयनित हो गया करता है H+ आयनित है, जो जल में आयनित हो गया उसको बोलेंगे प्रबल, और जो नहीं हुआ से हो गया दुर्बल। तो एसिटिक अम्ल दुर्बल है, कल्ला है, क्योंकि ये कम आयनित होता है, इसलिए दुर्बल है। क्या है बोले तो? ये दुर्बल है ना। आगे बात करते हैं, समझिएगा। पोटास एलम क्या होते हैं? एक द्विक लवण होते हैं। और द्विक लवण के बारे में आपको स्पेशली पढ़ना है, आपको 12 में जाइएगा, वहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम का एक चैप्टर रहेगा, वहां पढ़ना है आपको द्विक लवण के बारे में। इसका मतलब कुछ समझ लीजिए अभी, है ना। द्विक लवण क्या होता है? एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो कि ठोस के रूप में तो अपना अस्तित्व रखता ही है, लेकिन विलयन में जैसे कि उसको हम घोलेंगे तो वो अपना अस्तित्व खो देगा। इसको बोलेंगे हम लोग द्विक लवण, है ना। ध्यान से रखिएगा इसको। तो पोटास एलम क्या है? एक द्विक लवण है, बस ध्यान रखिए, ज्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल होता है? तो निम्नलिखित में से H2SO4 जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, वो द्विक्षारीय अम्ल होता है ना। निम्नलिखित में क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रबल क्षारक है, ध्यान में रखिएगा इसको। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा का प्रवाह करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्लोर क्षार अभिक्रिया। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग क्लोर क्षार। जैसे सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, और जलीय विलयन मतलब कि उसमें जल डाल के और उसका करवाएंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। तो उससे क्या होगा आपका कि यह मतलब टूटेगा और टूट क्या बनाएगा? NaOH। तो इसको बोले हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है ना। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से pH
का कौन सा मान क्षारक विलयन के लिए होता है? देखिए तुरंत बोले हैं हम, क्षारक है मतलब कितना होगा, 7 से अधिक होगा, है ना, 7 से अधिक होगा, तो 7 से अधिक देख लीजिए कौन सा है, 13 हो जाएगा आंसर। और 7 से कम होगा तो बोलेंगे अम्ल है, 7 से अधिक तो भस्म, 7 से कम तो अम्ल, और 7 है तो उदासीन, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है ना। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? देखिए ये जो है ना ये तीनों जो है ये चुन्ना प्रजाति के है ना, और बाकी ये जो है ये बिल्कुल अलग है इससे, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बिल्कुल अलग है आपका, तो ये विजातीय हो गया, है ना। आगे बात करते हैं, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3। आगे बात करते हैं, हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर में पीएच जो है वो 7.0 से लेके 7.8 के बीच में कार्य करता है ना। आगे बात करते हैं, अगला सवाल, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो किसी लाल तप्त आयरन पर, जब हम लोग कोई लाल तप्त आयरन है मतलब लोहा है और उस पर जल वाष्प प्रवाहित करेंगे तो बनेगा Fe3O4। क्या बनेगा? Fe3O4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, Fe3O4। आगे बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो लवण के लिए देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4 और NH2OH। तो इसमें लवण की बात किया है तो लवण आपका हो जाएगा, इसमें लवण की बात किया है, निम्नलिखित में कौन सा लवण है? तो HCl। तो निम्नलिखित में से कौन लवण है? इसका आंसर हो जाएगा K2SO4। क्या हो जाएगा बोले तो K2SO4। ध्यान से रखिएगा इसको। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है बोले तो 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा देखिए अभी जस्ट बात किए कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा अम्ल, 7 से अधिक होगा भस्म, और 7 होगा तो क्या बोलेगा? 7 होगा तो उसको बोलिएगा सर आप कि उदासीन विलयन है। क्या है? उदासीन विलयन। और उदासीन विलयन से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित से कौन सा औषधि का उपयोग करते हैं? अपच के बारे में बात कर लेते तुरंत। अभी बोला गया था कि हमारे पेट में, हमारे उदर में HCl अम्ल होता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका पीएच मान 1.0 होता है, और 1.0 से जैसे ही बढ़ेगा तो अपच, पेट खराब की समस्या हो जाएगा, ठीक है। इसको दूर करने के लिए हम लोग भास्मिक दवाई का प्रयोग करेंगे। वो कौन सा हो जाएगा बोले तो एंटासिड। क्या हो जाएगा? एंटासिड, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला सवाल, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा होता है? तो पत्ती का रंग हो जाएगा आपका नीला और काला, है ना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, जब बायोलॉजी पढ़िएगा तो उसमें पढ़ना है आपको कि आपको जब प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि आप प्रूफ कीजिए, क्या प्रूफ कीजिए कि जो पौधे होते हैं, मतलब कि पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सूर्य की जरूरत है उसको, तो प्रूफ करने में वो आपको वहां प्रयोग किया जाएगा इसका। आपको अगला सवाल देखिए, एसिटिक अम्ल का तनु विचलन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो आप ध्यान से रखिएगा, यह सिरका जैसी गंधती है, यह प्याज जैसी गंधती है, यह सारे अंडे जैसी गंधती है, ये सारे मांस जैसी गंधती है। तो इसका अवलोकन जो है ये सिरका जैसी गंधती है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है ना। आगे बात करते हैं, तो अगला सवाल है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? अभी तुरंत बात की है कि लाल को नीला करेगा, तो लाल को नीला करेगा तो भस्म हुआ, और नीला को लाल करेगा तो अम्ल हुआ। तो भस्म है तो भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक कौन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी से सही आंसर होगा, है ना, 7 से अधिक। चलिए, तो अब इस वीडियो में हम लोग पूरे अम्ल भस्म लवण का ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ अलग।